बंगाल कॉन्क्वेस्ट के हिस्ट्री में हमें सबसे पहले फाउंडेशन को समझना होगा। यहाँ दो मेजर बैटल्स, प्लासे 1757 और बक्सर 1764, सिर्फ मिलिट्री इवेंट्स नहीं थे, बल्कि ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट को दर्शाते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को देखिए। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत दस्तक के मिसयूज से होती है। दस्तक एक ट्रेड परमिट था जो कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड के लिए मिला था, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स इसका यूज अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए कर रहे थे, जिससे नवाब सिराजुद्दौला के एक्सचेकर यानी ट्रेजरी को हैवी लॉस हो रहा था। जब सिराज ने कैलकटा की फोर्टिफिकेशन पर ऑब्जेक्शन उठाया तो ब्रिटिश ने इग्नोर किया, लीडिंग टू द ब्लैक होल ट्रेजेडी नैरेटिव। लेकिन 1757 की बैटल ऑफ प्लासी एक बैटल से ज्यादा एक कंस्पिरेसी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को लालच दिया कि अगर वो वॉर में न्यूट्रल रहे तो उसे नवाब बना दिया जाएगा। साथ ही जगत सेठ्स ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। रिजल्ट ये हुआ कि सिराजुद्दौला बिट्रेड हुआ और मारा गया। मीर जाफर, जो अब एक पपेट नवाब था, थ्रोन पर बैठा और यहां से इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1764 तक आते आते सिचुएशन बदल गई। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को लाया गया, जो एक केपेबल रूलर था। उसने समझ लिया था कि ब्रिटिश इंटरफेरेंस से बचने के लिए इकोनॉमी और आर्मी को मॉडर्नाइज करना होगा। उसने अपनी कैपिटल मुंगेर शिफ्ट की और इंटरनल ड्यूटीज अबॉलिश कर दी, ताकि इंडियन ट्रेडर्स भी ब्रिटिश के बराबर compete कर सकें। ये ब्रिटिश मोनोपोली पर डायरेक्ट अटैक था। इस टेंशन ने वॉर को इनवाइट किया। मीर कासिम भागकर अवध गया और वहां एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया। मीर कासिम, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध और शाह आलम टू मुगल एम्परर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 प्लासी की तरह कंस्पिरेसी नहीं थी। ये एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन था। हेक्टर मुनरो की फोर्सेस ने 3 इंडियन पावर्स के कंबाइंड फोर्सेस को हराया, जो ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है। इसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल एम्परर से दीवानी राइट्स ले लिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। सोचो जरा, एम्परर अब कंपनी का पेंशनर बन गया और कंपनी, जो एक ट्रेडिंग बॉडी थी, अब लीगली रेवेन्यू कलेक्टर बन गई। ये ब्रिटिश रूल का लीगल लेजिटिमाइजेशन था। अब हम उस फेज में एंटर कर रहे हैं जो बंगाल की हिस्ट्री का सबसे डार्क पीरियड माना जाता है, द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम 1765 टू 1772। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जो पूरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड था। इस आर्किटेक्चर को समझो। एडमिनिस्ट्रेशन को दो हिस्सों में बांट दिया गया, दीवानी और निजामत। दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी के पास थे, जिसका मतलब था पावर और मनी। दूसरी तरफ निजामत यानी लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के पास छोड़ दिया गया, जिसका मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश के पास पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर थी। कंपनी के ऑफिसर्स, जिन्हें गुमस्ताज कहा जाता था, उन्होंने रैम्पेंट प्राइवेट ट्रेड किया और पेजेंट्स को ऑप्रेस किया। नवाब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि खजाना यानी ट्रेजरी कंपनी के पास था। डेप्यूटी सूबेदार, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, उसे भी कंपनी ही अपॉइंट करती थी, जैसे रजा खान बंगाल में। इस एडमिनिस्ट्रेटिव केओस का सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ा। पहले जो बुलियन यानी गोल्ड या सिल्वर इंग्लैंड से इंडिया आता था गुड्स खरीदने के लिए, वो अब बंद हो गया। कंपनी अब बंगाल के रेवेन्यू यानी टैक्स मनी से ही इंडियन गुड्स खरीदती थी और उसे इंग्लैंड एक्सपोर्ट करती थी। इस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट्स का नाम दिया गया, जो एक्चुअली में ड्रेन ऑफ वेल्थ का मैकेनिज्म था। इस सिस्टमैटिक प्लंडर का कॉन्सिक्वेंस बहुत भयानक था, द ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1770। सोचो, जब बारिश फेल हुई और फसल खराब हुई, तब भी रेवेन्यू कलेक्शन कम नहीं किया गया, बल्कि 1771 में उसे बढ़ा दिया गया। मर्चेंट्स ने होर्डिंग की और एडमिनिस्ट्रेशन पैरालिसिस की वजह से कोई रिलीफ मेजर नहीं लिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन, अप्रॉक्स 10 मिलियन लोग भूख से मर गई। ये डिजास्टर कोई नेचुरल कैलामिटी से ज्यादा एक मैन मेड कैटास्ट्रोफी था, जो ड्यूअल सिस्टम की फेलियर का सबसे बड़ा सबूत था। आखिरकार 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सिस्टम को अबॉलिश किया, लेकिन तब तक बंगाल की इकोनॉमिक बैकबोन टूट चुकी थी। ये समझना जरूरी है कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिर्फ करप्शन नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लूट का स्ट्रक्चर था।
साउथ इंडिया की तरफ रुख करें तो वहां की रेजिस्टेंस नैरेटिव बंगाल से अलग थी। यहां मैसूर एक फॉर्मिडेबल पावर बनकर उभरा अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जब बाकी इंडियन स्टेट्स वीक हो रहे थे, मैसूर इकोनॉमिकली और मिलिटरीली मॉडर्नाइज हो रहा था। हैदर अली ने 1761 में पावर सीज की और फ्रेंच हेल्प से दिंडीगुल में एक मॉडर्न आर्सेनल एस्टैब्लिश किया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767-69 में हैदर अली ने ब्रिटिश को सरप्राइज किया और मद्रास तक पहुंच गया, रिजल्टिंग इन द ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये ट्रीटी एक डिफेंसिव अलायंस थी, लेकिन जब मराठाज ने मैसूर पर अटैक किया तो ब्रिटिश ने हेल्प नहीं की। इस बिट्रेयल ने हैदर अली को ब्रिटिश का परमानेंट दुश्मन बना दिया। सेकेंड वॉर 1780-84 के दौरान हैदर ने मराठा और निज़ाम के साथ एक एंटी ब्रिटिश अलायंस फॉर्म किया, लेकिन वॉर के बीच में उसकी डेथ हो गई और टीपू सुल्तान ने कमांड संभाली। टीपू सुल्तान का अप्रोच अपने फादर से भी ज्यादा रेडिकल था। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक विजनरी था। उसने समझ लिया था कि यूरोपियन पावर को हराने के लिए यूरोपियन मेथड्स ही यूज करने होंगे। उसने सेरिकल्चर यानी सिल्क और ट्रेड को प्रमोट किया ताकि स्टेट की इनकम बढ़े। मिलिट्री में उसने मैसूरियन रॉकेट्स इंट्रोड्यूस किए, जो दुनिया में पहली बार आयरन केस्ड थे। ये टेक्नोलॉजी बाद में ब्रिटिश ने कॉपी की। डिप्लोमैटिकली टीपू ने इंटरनेशनल अलायंसेस ढूंढे। उसने फ्रांस और टर्की तक एम्बेसडर्स भेजे और श्रीरंगपटना में जेकोबिन क्लब यानी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ग्रुप का मेंबर बना। उसने ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया, जो उसकी ग्लोबल माइंडसेट को दिखाता है। लेकिन ब्रिटिश यानी अंडर कॉर्नवालिस ने मराठाज और निज़ाम को अपने साथ मिला लिया, द ट्रिपल अलायंस। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790-92 में टीपू अकेला पड़ गया और उसे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना साइन करनी पड़ी, जिसमें उसका आधा किंगडम चला गया और उसके 2 बेटों को हॉस्टेज बना लिया गया। फाइनल ब्लो 1799 में आया। लॉर्ड वेलेस्ली, जो एक एग्रेसिव इंपीरियलिस्ट था, उसने नेपोलियंस इन्वेजन का बहाना बनाया। उसने टीपू पर चार्ज लगाया कि वो फ्रेंच के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में श्रीरंगपटना स्टॉर्म किया गया और टीपू लड़ते हुए मारा गया। इसके बाद मैसूर के कोर एरियाज वापस वोडेयार डायनेस्टी, जो टीपू से पहले रूलर्स थे, को दे दिए गए, लेकिन उन पर सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज कर दी गई। मैसूर, जो कभी ब्रिटिश रूल के खिलाफ सबसे बड़ा बैरियर था, अब इफेक्टिवली एक वैसल स्टेट बन चुका था। ये रेजिस्टेंस का एंड और ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का राइज था साउथ में। अब फोकस शिफ्ट करते हैं वेस्ट इंडिया पर, जहां मराठा कन्फेडरेसी इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी। लेकिन यहां स्ट्रक्चर ही सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। मराठा एम्पायर कोई यूनिटरी स्टेट नहीं था, बल्कि एक कन्फेडरेसी थी, जिसमें पेशवा यानी पुणे नॉमिनल हेड थे और पावरफुल चीफ्स सिंधिया यानी ग्वालियर, होलकर यानी इंदौर, गायकवाड़ यानी बरोड़ा और भोंसले यानी नागपुर अलग अलग रीजन्स कंट्रोल करते थे। जब तक इनमें यूनिटी थी, ब्रिटिश इन्हें नहीं हरा सके। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पेशवा की सीट के लिए इंटरनल सक्सेशन डिस्प्यूट स्टार्ट हुए। रघुनाथ राव की एम्बिशन ने ब्रिटिश को इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का मौका दे दिया, लीडिंग टू द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775-82। ऑल्दो ब्रिटिश को इनिशियल सेटबैक्स मिले, लेकिन माधाजी सिंधिया ने मीडिएट करके ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 साइन करवाई। इस ट्रीटी को ध्यान से समझो, इसने 20 साल की शांति दी। इस 20 ईयर पीस ने ब्रिटिश को मौका दिया कि वो मैसूर को खत्म कर सकें बिना मराठास की चिंता किए। टर्निंग पॉइंट 1802 में आया, ट्रीटी ऑफ बसीन। इस इवेंट को डोमिनो इफेक्ट की तरह देखो। पेशवा बाजीराव सेकंड, जो होलकर से हारकर भाग गया था, उसने अपनी गद्दी बचाने के लिए ब्रिटिश से हेल्प मांगी और सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली। ये एक सुसाइडल स्टेप था। पेशवा, जो मराठा कन्फेडरेसी का हेड था, उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश के हाथ में दे दी। सिंधिया और भोंसले ने इस सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803-5 शुरू हुआ। ब्रिटिश फोर्सेस ने अस्सई और अरगांव में मराठा आर्मीज को हराया। मराठा चीफ्स अब अलग अलग लड़ रहे थे, यूनाइटेड नहीं। लेकिन फाइनल कोलैप्स थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-18 में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल, मराठास को कंप्लीटली क्रश करना चाहता था।
बहाना बना पिंडारीज का इशू। पिंडारीज वो इर्रेगुलर सोल्जर्स थे जो मराठा आर्मीज के साथ चला करते थे। जब मराठास वीक हुए, पिंडारीज ने रेड्स शुरू कर दी। ब्रिटिश ने पिंडारीज को हंट किया और जब मराठास ने उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो वॉर स्टार्ट हो गई। रिजल्ट डिसाइसिव था। पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया गया। बाजीराव सेकंड को बिठूर, जो कानपुर में है, पेंशन पर भेज दिया गया और उनकी टेरिटरीज बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मर्ज कर दी गईं। मराठा कन्फेडरेसी, जो कभी मुगल्स को रिप्लेस करने वाली थी, अब हिस्ट्री बन गई। ट्रीटी ऑफ बसीन ने जो एम्पायर ऑफ इंडिया कंपनी को दिया था, वो 1818 में कंप्लीट हो गया। ब्रिटिश सुप्रीमेसी अब अनक्वेश्चनेबल थी। ब्रिटिश एक्सपेंशन का सबसे इफेक्टिव और सोफिस्टिकेटेड टूल था सब्सिडियरी अलायंस, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली 1798 टू 1805 ने परफेक्ट किया। इस पॉलिसी को समझो, ये सिर्फ मिलिट्री अग्रीमेंट नहीं था, ये एक गोल्डन केज या स्वीट पॉइजन था इंडियन स्टेट्स के लिए। इसका कोर लॉजिक सिंपल था, ब्रिटिश अपनी आर्मी को इंडियन रूलर्स के खर्चे पर मेंटेन करेंगे। टर्म्स देखिए, इंडियन रूलर को अपने टेरिटरी में ब्रिटिश ट्रूप्स यानी सब्सिडियरी फोर्स रखनी पड़ेगी और उनका खर्चा उठाना पड़ेगा, कैश में या टेरिटरी देकर। बदले में ब्रिटिश उन्हें एक्सटर्नल और इंटरनल एनिमीज से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन असली कैच यहां था, रूलर को अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो धीरे धीरे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर करता था। सबसे बड़ी शर्त यह थी कि रूलर अपनी फॉरेन रिलेशंस सरेंडर कर देता था। वो किसी और यूरोपियन पावर जैसे फ्रेंच को एम्प्लॉय नहीं कर सकता था और किसी दूसरे इंडियन स्टेट से वॉर या नेगोशिएशन नहीं कर सकता था बिना ब्रिटिश परमिशन के। इस सिस्टम के स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ब्रिटिश के लिए बहुत प्रॉफिटेबल थे। बैलेंस शीट को एनालाइज करो। ब्रिटिश को एक ह्यूज आर्मी मिली जिसका कॉस्ट इंडिया पे कर रहा था। उनकी स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर्स उनके अपने टेरिटरी से दूर इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर्स पर शिफ्ट हो गई। फ्रेंच इन्फ्लुएंस को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ इंडियन स्टेट्स के लिए ये डिजास्ट्रस था। उनकी सॉवरेनिटी खत्म हो गई, वो प्रोटेक्टेड स्टेट्स बन गए। फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा था कि स्टेट इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती थी और जब रूलर पेमेंट डिफॉल्ट करता तो ब्रिटिश उसकी टेरिटरी एनेक्स कर लेते। रूलर की अपनी आर्मी डिसबैंड कर दी गई, जिससे हजारों सोल्जर्स बेरोजगार हो गए, जो बाद में पिंडारीज या ठग्स बने। रूलर अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन पर डिपेंडेंट था, इसलिए वो अपनी प्रजा यानी सब्जेक्ट्स के प्रति जिम्मेदारी महसूस नहीं करता था, लीडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव डीके। इस सीक्वेंस को देखो। हैदराबाद 1798 में पहला स्टेट बना जिसने इसे एक्सेप्ट किया और अपने सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स ब्रिटिश को दिए। फिर मैसूर 1799 टीपू की डेथ के बाद। फिर अवध 1801 में, जहां नवाब पर फोर्स करके रोहिलखंड और दोआब का एरिया लिया गया। फिर पेशवा 1802 ट्रीटी ऑफ बसेन के थ्रू। भोसले और सिंधिया 1803। मैप पर देखो कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश कंट्रोल यानी ब्लू एरियाज बढ़ता गया। सब्सिडियरी अलायंस ने बिना मेजर डायरेक्ट वॉर्स के ही ब्रिटिश पैरामाउंसी को पूरे इंडिया पर फैला दिया। ये डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक था, इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके इंडिया को ही गुलाम बनाना। अब हम इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ बढ़ते हैं, जहां सिंध की एनेक्सेशन 1843 ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। यहां एक्सपेंशन का रीजन रिसोर्स नहीं बल्कि फेयर था, रशियोफोबिया। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश को डर था कि रशिया सेंट्रल एशिया के थ्रू एक्सपैंड करते हुए इंडिया पर अटैक करेगा। इस जियोपॉलिटिकल राइवलरी को द ग्रेट गेम कहा जाता है। इंडस रिवर को ब्रिटिश एक स्ट्रेटेजिक कमर्शियल और मिलिट्री रूट मानते थे, जो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देता था। सिंध पर तालपुर अमीर्स का रूल था, जो शांति से रहना चाहते थे, लेकिन ज्योग्राफी ने उन्हें विक्टिम बना दिया। इनिशियली 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि इंडस रिवर को सिर्फ कॉमर्स के लिए यूज किया जाएगा, मिलिट्री वेसल्स के लिए नहीं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839-42 शुरू हुआ, ब्रिटिश ने सारे ट्रीटीज तोड़ दिए। उन्होंने सिंध को फोर्स्ड बेस बनाया अपनी आर्मीज को अफगानिस्तान भेजने के लिए। अफगान वॉर ब्रिटिश के लिए एक डिजास्टर साबित हुई। उन्हें भारी नुकसान हुआ और उनकी प्रेस्टीज मिट्टी में मिल गई। इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए और अपनी लॉस्ट प्रेस्टीज को रिकवर करने के लिए उन्होंने सिंध को टारगेट किया। चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजा गया।
नेपियर ने अमीर्स पर झूठे इल्जाम लगाए कि वो ब्रिटिश के खिलाफ ट्रीजन यानी गद्दारी कर रहे हैं। ये एक प्रोवोक्ड वॉर थी। 1843 में बैटल ऑफ मियानी और डाबो में नेपियर ने अमीर्स को हराया और सिंध को एनेक्स कर लिया। नेपियर ने गवर्नर जनरल को एक वन वर्ड टेलीग्राम भेजा, पेकावी। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आई हैव सिन्ड, लेकिन फोनेटिकली ये साउंड करता है आई हैव सिंध। ये पन ब्रिटिश गिल्ट को भी दर्शाता है। इस एनेक्सेशन की क्रिटिसिज्म पूरे इंग्लैंड और इंडिया में हुई। माउंट स्ट्यूअर्ट एल्फिंस्टन का स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बाद सिंध पर अटैक करना ऐसा है जैसे एक बुली जो गली में पिट कर आया हो और घर आकर अपनी वाइफ को मारे। मतलब अफगान वॉर की फ्रस्ट्रेशन सिंध के वीक रूलर्स पर निकाली गई। ये मॉरल बैंक्रप्सी का क्लासिक एग्जाम्पल था, जहां माइट इज राइट का प्रिंसिपल यूज हुआ। सिंध के बाद पंजाब ही वो आखिरी मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट बचा था जो ब्रिटिश एक्सपेंशन को रोक रहा था। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम तक ब्रिटिश ने सतलज रिवर को बाउंड्री माना था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। रंजीत सिंह ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और पावरफुल आर्मी खड़ी की थी, लेकिन 1839 में उनकी डेथ के बाद पंजाब में पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। अगले कुछ सालों में कई रूलर्स आए और मारे गए। इसे ब्लड एंड स्टील की एनार्की कहते हैं। इस केओस में खालसा आर्मी सबसे पावरफुल बॉडी बन गई। आर्मी के डेमोक्रेटिक पंचायत्स डिसीजन लेने लगे, जो लाहौर दरबार के सेल्फिश कमांडर्स और क्वींस जैसे रानी जिंदन और वजीर लाल सिंह को पसंद नहीं था। पॉलिटिकल इंट्रीग। कोर्ट के लीडर्स ने अपनी ही आर्मी को वीकन करने के लिए उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ वॉर में ढकेल दिया। उनका लॉजिक था, अगर आर्मी जीती तो टेरिटरी मिलेगी और अगर हारी तो आर्मी का थ्रेट खत्म हो जाएगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46 इसी प्रोवोकेशन का नतीजा था। खालसा आर्मी ने मुदकी और फिरोज शाह में बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन उनके कमांडर्स लाल सिंह और तेज सिंह ने मैदान जंग में धोखा दिया, ट्रेचरी। सोब्राओन की बैटल में आर्मी हार गई। रिजल्टेंट ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 ने पंजाब को क्रिपल कर दिया। वॉर इंडेमनिटी के लिए कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। पंजाब अब इफेक्टिवली ब्रिटिश कंट्रोल में था, लेकिन फुल्ली एनेक्स नहीं था। मगर डिससैटिस्फैक्शन अभी भी थी। मुल्तान में दीवान मुलराज के रिवोल्ट ने स्पार्क का काम किया, लीडिंग टू द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49। बैटल ऑफ चिलियनवाला एक फियर्स बैटल थी, जहां ब्रिटिश को भारी नुकसान हुआ। इसे स्टेलमेट माना जाता है और ब्रिटिश कमांडर्स पैनिक कर गए थे। लेकिन फाइनली बैटल ऑफ गुजरात, जिसे बैटल ऑफ गन्स भी कहते हैं, में ब्रिटिश आर्टिलरी ने डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। लॉर्ड डलहौजी, जो अब गवर्नर जनरल था, वो कोई बफर स्टेट नहीं चाहता था। 1849 में उसने पंजाब को फॉर्मली एनेक्स कर लिया। महाराजा दुलीप सिंह, जो रंजीत सिंह के बेटे थे, उन्हें पेंशन देकर लंदन भेज दिया गया और फेमस कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश क्राउन को सरेंडर कर दिया गया। पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन लॉरेंस ब्रदर्स यानी हेनरी और जॉन को दिया गया। पंजाब के फॉल के साथ ही ब्रिटिश एम्पायर की बाउंड्रीज इंडिया के नेचुरल जियोग्राफिकल बैरियर्स हिमालयाज और इंडस के पार तक पहुंच गईं। एक्सपेंशन का आखिरी और सबसे अग्रेसिव फेज लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856 के अंडर आया। डलहौजी एक इंपीरियलिस्ट था जो मानता था कि इंडियन स्टेट्स का ब्रिटिश रूल में मर्ज होना हिस्टोरिकल नेसेसिटी है। उसका मेन वेपन था डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। इस प्रिंसिपल को समझो, ब्रिटिश पैरामाउंट पावर थे और अगर किसी डिपेंडेंट स्टेट जो ब्रिटिश ने बनाया हो या सबऑर्डिनेट हो का रूलर बिना नेचुरल मेल एयर अपने बेटे के मर जाता है, तो वो अडॉप्ट किए हुए बेटे को एयर नहीं मानेंगे। किंगडम ऑटोमेटिकली कंपनी को लैप्स हो जाएगा। डलहौजी ने स्टेट्स को क्लासिफाई किया और सतारा 1848, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी 1853 और नागपुर 1854 को एक-एक करके एनेक्स कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्ट्रगल इसी लीगल टेक्निकलिटी के खिलाफ था। ये पॉलिसी पुराने हिंदू लॉज के खिलाफ थी, जहां अडॉप्शन लीगल था।
लेकिन डलहौजी का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल मूव था एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856। अवध में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई नहीं हो सकता था क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के कई बेटे थे। अवध ब्रिटिश का सबसे लॉयल एलाय था 1765 से। फिर भी डलहौजी को अवध चाहिए था क्योंकि वो कॉटन और इंडिगो का रिच रिसोर्स था और मार्केट भी। तो उसने मिस रूल या कुशासन का बहाना बनाया। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट यूज की गई कि नवाब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहा है और गुड ऑफ द गवर्नड यानी जनता की भलाई के लिए ब्रिटिश रूल जरूरी है। रियलिटी ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश इंटरफेरेंस की वजह से ही कोलैप्स हुआ था। अवध के एनेक्सेशन को एक ग्रॉस बिट्रेयल माना गया। इसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स सिपॉयज को नाराज कर दिया क्योंकि मेजॉरिटी सिपॉयज अवध के हाई कास्ट फैमिलीज से आते थे। ये रिजेंटमेंट 1857 के रिवोल्ट का एक मेजर कॉज बना। साथ ही साथ डलहौजी ने एम्पायर को कंसोलिडेट और मॉडर्नाइज भी किया। 1853 में बॉम्बे से थाने पहली रेलवे लाइन चली। टेलीग्राफ लाइंस आगरा से कलकत्ता तक बिछाई गई। पोस्टल रिफॉर्म्स हुए। हमें लगता है ये विकास था, लेकिन असल में ये कॉलोनियल कंट्रोल के टूल्स थे। रेलवेज का मेन मकसद था ट्रूप्स को तेजी से मूव करना और रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक पहुंचाना। टेलीग्राफ ने एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट कंट्रोल में रखा। डलहौजी ने इंडिया का मैप बदल दिया, टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड इंडिया बनाया, लेकिन इस प्रोसेस में जो रिजेंटमेंट पैदा हुआ वो बस एक साल बाद 1857 में विस्फोट बनकर फूटने वाला था।